नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा से दिनेश गौतम मैं आज फिर अगली क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है मित्रों, इस बीच आप काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ज़रा देखें हम लोग क्या करने वाले हैं। आज फिर मैं कल के जैसी ही क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आए हुए कुछ 20 प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या कल की क्लास की तरह मैं करूंगा। इसका कारण ये है कि बच्चों ने पिछली क्लास को बहुत सराहा। कई बच्चों का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा सर ये क्लास बहुत अच्छी थी, तो ये निर्णय लिया गया है कि एक क्लास और ऐसी बनाते हैं। मित्रों देखिए ज़रा, 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में भी। यहाँ से पहला क्वेश्चन रखा गया है, यहाँ तक 20 क्वेश्चन रखे गए। तो क्योंकि यहाँ से पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो व्याख्या करने के लिए जगह की हमको आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ के प्रश्नों को पहले निपटा लेते हैं, कुछ प्रश्नों को पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है दोस्तों? इसका उत्तर है अनुच्छेद 25। जो मेरी कल की क्लास की थी वो थोड़ा गौर करिए। अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अंक। धार्मिक अनुच्छेद 25 में कहा गया था कि व्यक्ति को अधिकार होगा कि उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 25 की मैं बात कर रहा हूँ। उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, उसको धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, उसको धर्म के तरह आचरण, जैसा उसके धर्म में कहा गया है, आचरण की स्वतंत्रता होगी, और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता भी होगी। देख लीजिए, चार हैं इसमें। अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी, आचरण की स्वतंत्रता होगी, प्रचार की स्वतंत्रता होगी। अब आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आता है कि सिख कृपाण रख सकते हैं, कि उसके धर्म में जो कुछ कहा गया है उसके अनुरूप वह आदमी व्यवहार कर सकता है, पूजा कर सकता है, कपड़े पहन सकता है। तो इसका उत्तर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में भी मैंने इसको पूरी तरह इसकी व्याख्या की थी दोस्तों। देखिए इसे मैं मिटा देता हूं। अब आप अगला देखिए, अनुच्छेद 19, वह अनुच्छेद जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। गौर से देखिएगा जरा प्रश्न, ये अच्छे प्रश्न है। मेरा डस्टर मिस हो गया है। चलिए हम कपड़ा से काम चलाएंगे आज। तो यह है वह अनुच्छेद जो विधान सत्ता, देखिए विधान सत्ता का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विधि बनाई जाती है, कानूनी प्रक्रिया पर वह अनुच्छेद जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। देखिए जरा अनुच्छेद 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैं यहाँ पर समझाता हूँ। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 13 में क्लॉज 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 13 ही समझ लीजिए। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है, मौलिक अधिकारों पर कोई निर्बंधन लगाता है, तो उन कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होगा। और न्यायपालिका यह देखेगी कि जो कानून विधायिका ने बनाया है, क्या उस कानून को बनाने में पूरी तरीके से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, क्या उसको अपनाया गया था, या उसको जल्दी में बना दिया गया, या उसमें ऐसा किया गया कि मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन कर दिया, या जो संविधान में कहा गया है वो उन विधियों को अपनाया नहीं गया। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
के द्वारा का आधार सॉरी न्यायिक पुनरावलोकन का आधार होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 का भी अंग है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 21 का मतलब है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को गरिमा पूर्वक अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता होगी, वह जी सकता है। यदि उसको कोई छीनेगा, उस पर कोई निर्बंधन लगाएगा तो वह व्यक्ति न्यायपालिका के पास चला जाएगा कि देखिए ये मेरी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। लेकिन उसी में ये कहा गया है कि विधायिका को यह अधिकार होगा कि किसी व्यक्ति को दंड स्वरूप अगर उसके प्राण छीने जाते हैं, उससे जीवन की स्वतंत्रता छीनी जाती है तो वह छीन सकता है। लेकिन जो वह विधि होनी चाहिए, वह जो तरीका होना चाहिए वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल होना चाहिए। मतलब उसमें जो कानून में लिखा गया है उसके अनुसार किसी व्यक्ति के प्राणों को छीना जा सकता है। उसको विभिन्न प्रकार की कुछ स्वतंत्रताएं होंगी कि उसको अपनी मर्जी के वकील करने का अधिकार होगा, वह बड़े न्यायालय में अपील कर सकता है, और ये सारी चीजें हैं जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 18 खत्म हो गया। प्रश्न 19 देखिए, कौन सी रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाने वाली रिट, तो पहली बात तो है रिट क्या है। रिट दोस्तों, रिट का मतलब है एक आदेश। रिट एक आदेश होता है, इसको जारी कौन करता है? न्यायालय करता है। इसको जारी करने का अधिकार न्यायालय का है। कौन सा न्यायालय करता है रिट जारी करने का अधिकार? उच्चतम न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को है, और हाई कोर्ट, दोनों को है भारत में। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है, हाई कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 226 के माध्यम से दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति उन्हें जारी कराने के लिए न्यायालय जा सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वह हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का जो उस व्यक्ति का अधिकार होगा वो उसका विवेकशील अधिकार होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत वो किस प्रकार का अधिकार है। तो वह अधिकार एक विवेकशील अधिकार है, वह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगा या हाई कोर्ट जाना चाहेगा। लेकिन हाँ, अगर वह पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो फिर वह हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 26 के तहत। कौन सी रिट? अब रिट की तो बात हो गई, अब वह कौन सी रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी करी जाती है? तो इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट होती है, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको जारी कराने के लिए की जाती है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को या तो सरकार ने, पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने, ये दोनों के खिलाफ दी जाती है, या तो किसी व्यक्ति ने या पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी व्याख्या हम अगली क्लासों में करेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए आप। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। आज आंधी बहुत तेज चल रही है, बाहर थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो रहा होगा, अगर आवाज आ रही हो तो कोशिश ये की गई है, यहाँ पे खाली हुआ जा रहा है, मैं समझा पाऊंगा और उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बाय द वे, अगर कुछ चीज़ समझ में ना रही हो तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा पानी वगैरह पियाइए, घुमाइए, समझ में आ जाएगी। थोड़ी बोरिंग हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगी। अगर संविधान आपने पहले पढ़ रखा है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन सारी चीज़ों को लिख लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं केवल बोल रहा हूँ। आगे की क्लासेस मेरी ऐसी ही होंगी। हमारी वीडियोज़ को आप शेयर कर दिया करो। अभी नया नया चैनल बनाया है, कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लाइक्स बढ़ें, तो मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये क्लासेस एसआई के लिए तो स्पेशल हैं ही हैं, अन्य क्लासों के लिए भी स्पेशल हैं, अन्य चीज़ों की कंपटीशन के लिए भी स्पेशल है। देखिए एक प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, विदेशी नागरिक निम्न में से किसका दावा नहीं कर सकता। देखना क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरीके के हैं। विदेशी नागरिक किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे, ये भाषा नहीं लिखे मिलेगी आपको। विदेशी नागरिक
दावा नहीं कर सकता है। तो वह इसमें देखिए व्यापार का दावा नहीं कर सकता है, विधि की समानता का दावा नहीं कर सकता है, जीवन की रक्षा का दावा नहीं कर सकता है, और वह धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा वह व्यापार की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है? देखिए विधि के समक्ष समानता होगी, ये भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और यह विदेशियों को भी प्राप्त है। जीवन की रक्षा की स्वतंत्रता होगी, अनुच्छेद 21 में कहा गया है सबको जीवन की रक्षा की स्वतंत्रता होगी, तो ये भी विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा कर, धर्म की स्वतंत्रता होगी, वह अपने धर्म का पालन कर सकता है। अभी हम अनुच्छेद 25 भी कर रहे थे जिसमें सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है व्यापार करने की स्वतंत्रता, केवल भारतीयों को है यह अधिकार, अनुच्छेद 19 में दिया गया है लोगों को आजीविका के लिए। अनुच्छेद 19 का अंतिम 6, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। और अनुच्छेद 19 सही में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और अनुच्छेद इसमें 6 में दिया गया है, ये 6 में कि वह अपने जीवन को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, कोई भी भारतीय है। अभी देखिए आ गया अनुच्छेद 32, फिर दोबारा से आ गया। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 से लिंक किया गया था। ऐसे अभी अनुच्छेद 32 से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें कौन सा प्रश्न था, अभी हाल ही में मैंने समझाया था आपको वो प्रश्न, आप देख लीजिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को उसके महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि यह संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय भी है। ऐसा क्यों कहा गया था कि आत्मा है और हृदय है? क्योंकि संविधान के अगर 10 सबसे अच्छे अनुच्छेदों को लिया जाए तो उनमें सबसे ऊपर अनुच्छेद 32 का स्थान होगा। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को न्यून किया गया, मौलिक अधिकारों को छीना गया, मौलिक अधिकारों पर कोई अंकुश लगाया गया, तो जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने गए हैं वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो वह कौन से न्यायालय में जा सकता है? पहली बात तो अभी मैंने बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वह हाई कोर्ट में जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वह करेगा क्या वहाँ जाकर? अनुच्छेद 32 में 2 चीज़ दी गई हैं। अनुच्छेद 32 के 2 अंग हैं। अनुच्छेद 32 का पहला जो अंग है कि वह याचिका दायर करेगा, व्यक्ति याचिका दायर करेगा, और याचिका दायर करने का मतलब होगा वह एप्लीकेशन डालेगा कि हुजूर देखिए इस व्यक्ति ने मेरे मौलिक अधिकारों को छीना है और आप ऐसा करिए, रिट जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए ताकि मेरे मौलिक अधिकार जारी हो जाएं। दूसरे अंग में है कि जो कोर्ट है, मतलब जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वह रिट जारी करेगा। मैंने अभी बताया था रिट जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। रिट का मतलब होता है वह आदेश जारी करेगा कि ठीक है। अब वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तो पहले प्रकार की अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 में दिया गया है। पहली जो रिट है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने हाल ही में समझाया था। इसका मतलब है शरीर को उपस्थित करो। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो कोर्ट को यह जानने का अधिकार है कि क्या उस व्यक्ति को किसी आधार पर, सही आधार पर बंदी बनाया गया है या उसको वैसे ही बंदी बना लिया गया है। तो जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उस व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए एप्लीकेशन कौन डालता है? तो दोस्तों रिट स्पेशली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए वह व्यक्ति भी डाल सकता है, या वह तो अगर बंद किया गया है तो उसका संबंधित कोई व्यक्ति डाल सकता है, उसका भाई, उसका चाचा, और अगर वह भी नहीं है तो कोई और आदमी भी डाल सकता है कि इसको बंद किया गया है। और दोस्तों एक और बात कही गई है
कि अगर कोई नहीं डालता है और कोर्ट को अपने आप पता चल जाता है समाचार पत्र आदि के माध्यम से, तो वो भी अपनी तरफ से रिट जारी कर सकते हैं। देख लीजिए, बहुत व्यापक है ये, इतना ही बताऊंगा मैं हम आगे की क्लास में, ये अभी इतना समय नहीं है, आगे की क्लास में करेंगे। अब है परमादेश, जो दूसरी रिट है उसको कहते हैं परमादेश। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है, हम आदेश देते हैं, यहाँ आप इतना ही लिख लेना, हम आदेश देते हैं, क्योंकि ये मैं अगली क्लास में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद बाकी के जो रह गए मौलिक अधिकारों में वो कराऊंगा। सी तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रुक जाओ, ये आप उसी तरीके से याद कर लेना, ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं, पेपरों में पूछी जाती रहती है। मैंने अभी पूछा भी था ना एक क्वेश्चन पहले, सी डी। एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है सूचित करो, ये अर्थ याद कर लेना, ये लिख भी लेना मित्रों, सूचित करो। अधिकार रक्षा, पांचवा है अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा, आपका अधिकार क्या है, इसका तात्पर्य है कि आपका अधिकार क्या है। इनको दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का मतलब है कि रुक जाओ, अर्थात जो बड़ा न्यायालय है वो छोटे न्यायालय को कोई आदेश देता है कि ये काम मत करो, यहीं रुक जाओ। उत्प्रेषण में भी बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को आदेश देता है कि जो तुम कर रहे हो क्या वह सही है, क्या वह न्याय संगत है, इसकी जानकारी हमें दो, इसकी सूचित करो, क्या वह तुम्हारे न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यदि वह ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें दिया जाता है कि रुक जाओ, फिर उसे करो मत। तो ये दोनों बड़े न्यायालय छोटे न्यायालयों को ये आदेश देते हैं। फिर है अधिकार रक्षा, तो इसमें है अधिकार की आपका अधिकार क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी की लोक पद पर बैठा है और उसके पद को कोई धारण कर कोई आदमी फोर्सफुली उस पद को धारण कर लेता है तो उसे हटाने के लिए इसे जारी किया जाता है मित्रों। देखिए, यस, अनुच्छेद 32 हो गया। राष्ट्रपति के पद की अवधि पूछा गया था प्रश्न की, राष्ट्रपति के पद की अवधि कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो राष्ट्रपति के पद की अवधि दी गई है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के पद की अवधि दी गई है दोस्तों, पद की अवधि। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। पद की अवधि, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होगा, ये कहा गया है। इसे हटा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी जगह बन गई है। अब हम लेते हैं यहाँ से सबसे पहले प्रश्न को। मुझे नहीं पता दोस्तों कितनी देर हो गई है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है, लेकिन आप डटे रहना, मैं पूरे कराकर छोड़ूंगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा में प्रश्नों का चुनाव कैसे, सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। याद रखना है आपको, संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था, ये भी याद रखना है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था। यहाँ पर उल्लेख आ गया है। मैं संविधान सभा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। संविधान सभा क्या थी, ठीक है। भारत में संविधान बनाने के लिए सभा बनाई गई थी। इसके बारे में पहला प्रश्न है कि ये किस आधार पर बनाई गई। तो संविधान सभा का जो आधार था, इसका आधार था कैबिनेट मिशन। क्या आधार था? कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, उसके आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होनी थी 389 होनी थी। लेकिन सदस्य हुए कितने, ये क्वेश्चन अलग है। सदस्य हुए कितने? सदस्य हुए 324। ये इतने सदस्य क्यों हुए? क्योंकि संविधान सभा में प्रारंभ में
मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया। 389 के स्थान पर 324 सदस्य रह गए थे। अब मैं बता देता हूं कि इसका डिवाइडेशन कैसे होना था, ये क्वेश्चन भी बनता है। ये 3 जगह इसका डिवाइडेशन होना था मित्रों, 3 जगह इसका डिवाइडेशन होना था। पहला डिवाइडेशन पहला था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए हटा देते हैं इसको। 389 सदस्य कहाँ कहाँ से आने थे, देखिए बताते हैं कहाँ कहाँ से आने थे 389 सदस्य। ठीक है, 292 सदस्य, 292 सदस्य तो प्रांतों से आने थे, प्रांतों से। आप नोट्स बनाते रहना दोस्तों, पेन पेंसिल लेकर बैठना, बहुत सारा मैटर हो जाएगा इसमें, आप लिख के देखना। और एक बार धन्यवाद बोला करो यार, ऐसे ही बैठे रहते हो। तो 292 सदस्य प्रांतों से आए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके सही होंगे, देसी रियासतों से आए थे। और 4 आने थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आने थे 4 सदस्य। एक चीज और लिख लीजिए इसमें, चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे, तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या भी 4 थी। चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या भी 4 थी। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, एक था दिल्ली, अंग्रेजों के जमाने में जब भारत आजाद हुआ था 4 थे, दिल्ली, एक था कुर्ग, कुर्ग जो था ये कर्नाटक में था, कर्नाटक, एक था बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में चला गया है बलूचिस्तान, और एक था अजमेर, अजमेर कभी कभी लिखा मिलता है मारवाड़ा, मारवाड़ा, अजमेर, मारवाड़ा। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, हर एक प्रांत से एक एक सदस्य आना था। 93 देसी रियासतों से आने थे और 92 प्रांतों से आने थे। एक और प्रश्न आता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो इसका उत्तर होता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। एक क्वेश्चन आता है किताबों में लिखा हुआ है 9, वो भी सही है, लेकिन वो ऐसे सही है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो उसका उत्तर होता है 9 मित्रों। तो इन चीजों को लिखते रहना, मैं वही कह रहा था, अगर आप सुन रहे होंगे तो ये आपके किसी मतलब की नहीं है। तो संविधान सभा के बारे में यही चीजें ठीक है। और क्या करेंगे, सिर्फ संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, 24 जनवरी 1950, यस 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। चलिए, और हम संविधान सभा का एक टॉपिक अलग ले लेंगे, उसे बता देंगे आपको। अभी तो मौलिक अधिकार चल रहे हैं हमारे, कल की क्लास में खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, तो पहला ये हो गया। अब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, याद रखने आपको। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़े गए थे। तो प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 10 थी, याद रखना है आपको। लेकिन अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 है। तो 11वां बाद में जोड़ा गया था, 11वां बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 लिख दीजिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां। और ये क्या था, ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स इंतजाम करेंगे, सोचेंगे, यह उनकी ड्यूटी होगी। याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से मिटा देते हैं इसे भी। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है, शायद ये प्रश्न अभी आया, देख लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है, शायद अभी आया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कहा गया है दोस्तों। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। यह अनुच्छेद 148 में रखा गया है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके पद की अवधि 5 वर्ष होगी। इसके पद की अवधि यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है।
तो मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा 5 वर्ष के बारे में देख लीजिएगा। अब देखिए आप, जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका उत्तर होता है वह 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों। तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर भी नहीं आया है तो यह अधिकार है, प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से कि इसको मंत्री बना दीजिए, 6 महीने तक वह मंत्री रहेगा। 6 महीने के अंदर उसे या तो कहीं से चुनाव जीत कर आना पड़ेगा या फिर किसी अन्य विधि से, दूसरी विधि भी होती है कि वो मनोनीत करवा लेते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करवा लेंगे प्रधानमंत्री, तो वह संसद का सदस्य बना दिया जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो याद लिख लीजिए आप किस आधार पर होता है, लिख लीजिए जनसंख्या के अनुपात में होता है। जनसंख्या के अनुपात में होता है। राज्यों को जो सीट मिली होती है वो जनसंख्या के अनुपात में मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, लिख लीजिए आप। और क्या है, और आपको ये लिखना है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है, अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 हो सकती है। और इसमें 3 अनुच्छेद लिख लीजिए राज्यसभा के संबंध में, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तो 79 में दिया है संसद का उल्लेख है, किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद इसमें है 81 में है लोकसभा। इसमें यहीं तक कि ठीक है, बाकी हम राज्यसभा और लोकसभा में नहीं घुसना चाहते हैं फिलहाल दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में एक प्रश्न मैंने देखा था, कौन सी भाषा हमारे संविधान की अनुसूची संख्या 8 में नहीं दी गई है निम्न में से? इसके लिए मैं उत्तर लिख देता हूं, आपको देना है ये जवाब। ये भी अच्छा होगा कि प्रश्न मिल गया ऐसा प्रश्न। तो क्वेश्चन ये है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की अनुसूची संख्या 8 में नहीं है? मैं 4 उत्तर लिख देता हूं दोस्तों, इससे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। तो पहला तो है राजस्थानी, दूसरा है गुजराती कश्मीरी, और चौथा है डोंगरी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का जवाब देंगे मुझे उम्मीद है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की अनुसूची में नहीं है? तो इसमें 4 भाषाएं दी गई हैं, राजस्थानी, गुजराती, कश्मीरी और डोंगरी। प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने लिख दिया है, आपसे इस प्रश्न को मैंने पूछ भी लिया है। अब देखिए हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। और एक क्वेश्चन लिखना है इसके बारे में, बाघ के बारे में कि 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपरों में अक्सर आता रहता है मित्रों। बाघ संरक्षण प्रोग्राम चलाया गया था, कौन सा प्रश्न है? 9। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है, पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है चैत्र होता है। शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व देखिए यहाँ पर करते हैं। नीति निर्देशक तत्व मैंने लिख दिया, आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान देखिए, ठीक है, तो इनके बारे में लिख लीजिए। भाग 4 में है, ये भाग 4 में है। दूसरी बात लिख लीजिए, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं, 36 से 51 तक रखे गए हैं। और तीसरी बात लिख लीजिए, इनमें सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। याद रखना है आपको, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। एक और बात है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है कि अगर इन्हें जारी नहीं किया जा रहा है तो कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, जैसे मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए जा सकता है। ऐसे कहा जाता है कि वाद योग्य नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकार तो वाद योग्य हैं लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। फिर भी ये सरकार को चलाने का, नीति बनाने का एक आधार माना जाता है कि सरकार जब सरकार चलाएगी देश में और नीतियां बनाएगी तो वह मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। नाम से भी पता चल रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक चैप्टर हम अलग से करेंगे। नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? प्रश्न था तो भारत में एकल नागरिकता है मित्रों, और नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 8 तक संविधान के भाग 2 में रखा गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि कल की क्लास में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में क्वेश्चन आता ही है मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में रखा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और अब इसको अनुच्छेद 300(A) में रखा गया है। और 300(A) में अब ये विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ जहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विधिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार मौलिक अधिकारों से कैसे अलग होते हैं। तो अभी समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों को जारी करवाने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन विधिक अधिकारों के संदर्भ में यह सच नहीं है। इनके लिए हम जो न्यायालय जो है रिट जारी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, आंधी भी खत्म हो गई है, कोरोना लग गया है, आगे का समय सब के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और याद रखना है आपको, जो डिफिकल्ट समय होता है वह बहुत क्रिएटिव समय होता है। अगर हम चाहें तो उसमें हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हजारों उदाहरण ऐसे हैं इस दुनिया में कि जब जब डिफिकल्ट समय आए तब तब महान लोगों का उदय हुआ, महान कंपनियां बनी। यहाँ पर मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ, देखिए 2008 में भयानक मंदी आई थी, तो उस 2008 के दौरान ही ट्विटर बना था। मेरे ख्याल से गूगल भी उसी दौरान बना था, अगर मैं गलत, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन ट्विटर, गूगल वगैरह हो, तो ये सारी, ये नहीं भी हैं, वैसे मैं सही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महान लोगों का उदय उसी दौरान हुआ था। मैं आपको बता दूं, न्यूटन जो है, न्यूटन एक बार जहाँ पर विद्यार्थी थे, वो 21 साल की अवस्था में थे, तो जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे उस क्षेत्र में कोरोना प्लेग फैल गया, तो उनको 1 साल के लिए अपने घर के अंदर रहना पड़ा, कॉलेज छोड़ के घर जाना पड़ा और 1 साल के उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा। और मित्रों, बताया जाता है कि जो 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 न्यूटन ने सेब गिराया, आम गिरा, तो वो क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, तो वो उसी दौरान उदय हुआ था, क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर एक पेड़ था, उस पर सेब लगे हुए थे। उसने देखा कि ये नीचे ही क्यों आया, वहीं पर इस बात का उदय हुआ और वहीं पर प्रकाश से संबंधित कुछ खोज न्यूटन ने की। और दोस्तों, बाद में आइंस्टीन ने भी ऐसा कहा था कि मैं जो आइंस्टीन हूँ वो इसलिए आइंस्टीन हूँ, इन खोजों को इसलिए कर पाया हूँ कि मैं न्यूटन के कंधों पर बैठा हूँ, अर्थात न्यूटन मुझसे पहले हुए थे। अगर न्यूटन मुझसे पहले ना हुए होते तो मैं वही काम कर रहा होता पहले जो न्यूटन ने किए थे। तो मेरा आज से समझ पाए होंगे दोस्तों, थोड़ी लंबी हो गई होगी शायद, मुझे नहीं पता कितनी देर की हो गई। एक दिन मैं जल्दी ही एक वीडियो और ला रहा हूँ कि कोरोना में हम किस तरीके से अपनी अध्ययन को अच्छा करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, कोरोना के समय का कैसे उपयोग करें। ठीक है मित्रों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, लेकिन जवाब जरूर देना, कमेंट डालना, लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो को लाइक किया लेकिन किसी ने भी कोई रिएक्टिव नहीं हुआ। एक लड़का है विकास, समसपुर गांव का है, उसने जरूर मुझको कुछ लिखकर भेजा था। विकास को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, उन सबको अगली वीडियो में धन्यवाद बोलूंगा जो कुछ लिखकर भेजेंगे, तो प्लीज, ठीक है। शुभ रात्रि।